हे दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। और अंत में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, उसे कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण को 4 आधार पर बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर और पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर देखेंगे, जिसमें 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके बाद आकार के अनुसार कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रकार के मेन कंप्यूटर हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर देखेंगे, एक जनरल उद्देश्य के लिए, एक स्पेशल उद्देश्य के लिए। टोटल हम लोग इतना ही प्रकार के कंप्यूटर का अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। यहाँ देखेंगे, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया, जो 5th जनरेशन तक दिखाया गया। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। चलिए इसको हम लोग डिटेल से अंदर में देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का जो समय माना गया है कंप्यूटर का, वो 1942 से 1955। ये कोई फिक्स समय नहीं है, ये अप्रॉक्स माना जा गया है। 1940 से 1955 कहा जा सकता है, फिर 50 का दशक कहा जा सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक अप्रॉक्स माना गया है कि 45 से 55 या 1942 से 55 अप्रॉक्स। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का टाइम था, यानी कंप्यूटर का जो अच्छे तरीके से पूरे दुनिया में यूज स्टार्ट किया गया, कंप्यूटर आने लगा, वो 1942 से 55 तक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या यूज़ किया गया? हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। अभी आप देखे थे हार्डवेयर के रूप में इसमें क्या यूज़ किया गया? निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी जो 1956 से लेकर 1964 तक, इनका जो हार्डवेयर है वो ट्रांजिस्टर, इनका जो हार्डवेयर है वो ट्रांजिस्टर के रूप में इसका उपयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी जो आया 1965 से लेकर 1975 माना गया है अप्रॉक्स, वो उसमें इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप का यूज़ किया गया, एसएसआई का यूज़ किया गया, एमएसआई का यूज़ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथा पीढ़ी जो आया कंप्यूटर का 1976 से 1989 लगभग, उसमें माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आया। उसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। और पंचम पीढ़ी जो 1990 से अब तक जो चल रहा है, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट आदि का विकास हुआ। चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के अनुसार जो सॉफ्टवेयर था वो मशीनी भाषा यानी बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के से प्रोग्राम बनाया गया। 0 1 यानी बाइनरी सिस्टम से स्टोर किया गया प्रोग्राम को। इसके अलावा अगर देखा जाए द्वितीय पीढ़ी में सॉफ्टवेयर में, उसमें हाई लेवल उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, हाई लेवल असेंबल लैंग्वेज का यूज किया गया। तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका यूज किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, यूनिक्स, सी भाषा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका यूज किया गया। और पंचम पीढ़ी में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये आदि का यूज किया गया। अगर मेमोरी कार्ड का बात किया जाए मेमोरी के रेफरेंस में, तो प्रथम पीढ़ी में जो मेमोरी यूज किया गया था वो पंच कार्ड का और पेपर टेप का।
द्वितीय पीढ़ी में जो मेमोरी यूज किया गया वो चुंबकीय मेमोरी था, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के रूप में यूज किया गया मेमोरी को। तृतीय पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ। चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया जाने लगा। और पंचम पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई क्षमता वाला कंप्यूटर का विकास होने लगा। अब गणना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रथम पीढ़ी में जो गणना देखा जाए तो मिली सेकंड में होता था। द्वितीय पीढ़ी में आ गया माइक्रो सेकंड में। तृतीय पीढ़ी में बदल कर नैनो सेकंड में आ गया। चतुर्थ पीढ़ी में जाकर पिको सेकंड में आ गया। यानी जितना पीढ़ी चेंज हुआ उतना स्पीड हो गया गणना करने का कंप्यूटर का पावर क्षमता। उपयोग के आधार पर देखा जाए तो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया उसका उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी का उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक उद्योग के लिए किया जाता था। तृतीय पीढ़ी में क्या किया, कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने लगा तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन किया गया। पंचम पीढ़ी में इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन का भी काम शुरू हो गया। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी को देखते हैं। प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं थी विद्युत और यांत्रिक मशीन था, ये इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों तरह का एक मशीन मिला हुआ मशीन था। जबकि द्वितीय पीढ़ी में मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो गया। तृतीय पीढ़ी में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी में एक साथ कई कार्य करने की क्षमता का विकास हो गया। और पंचम पीढ़ी में प्लग एंड प्ले, यानी एकदम लगाइए और स्टार्ट हो जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है जैसे तृतीय पीढ़ी में विशेषताओं में तृतीय पीढ़ी में देखेंगे कि कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग कब से शुरू किया गया, तो तृतीय पीढ़ी से। ये सब ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। चला जाए उदाहरण देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। ENIAC प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है। EDVAC ये भी, और UNIVAC 1 ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर IBM 1401, फिर UNIVAC, फिर PDP-8, ये सब जो कंप्यूटर हैं ये सेकेंड यानी द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 360, PDP-11। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर IBM PC, एप्पल PC कब आया, चतुर्थ पीढ़ी में। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब इनके गुण और दोष को भी देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके गुण और दोष में ये खर्चीला था, बहुत बड़ा आकार का, एक रूम से बड़ा आकार का होता था। ऊर्जा की अधिक खपत होती थी जिसके कारण, और त्रुटि की अधिक संभावना भी थी। द्वितीय पीढ़ी की बात की जाए अगर तो उसमें ये भी खर्चीला था, लेकिन अपेक्षाकृत प्रथम पीढ़ी के अपेक्षाकृत ये थोड़ा सा छोटा था और थोड़ा तेज था। तृतीय पीढ़ी की बात की जाए तो अपेक्षाकृत तीव्र था, छोटा और सस्ता, और उपयोग में आसान होने लगा। यहाँ से थोड़ा सा और मॉडर्न होने लगा और हल्का होने लगा। हर जो नया पीढ़ी है पहले वाले पीढ़ी से बेहतर होता चला गया। चतुर्थ पीढ़ी की बात की जाए तो ये अपेक्षाकृत सस्ता भी था और तेजी भी था। उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। और पंचम पीढ़ी जिसका यूज़ किया जा रहा है बहुत छोटा, देखिए आज मोबाइल के रूप में भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, अति तीव्र और बहुत फास्ट है। ये जो पढ़ाई गया इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में क्या चीज़ का यूज़ किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI, और पंचम पीढ़ी में ULSI SLSI। तो यहाँ पे आप बहुत चीज़ याद करने का है, आप लोग आराम से देखेंगे, इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये कुछ उदाहरण हैं जिसको आप फिगर के रूप में देखिए ताकि आपको याद रहेगा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। फिगर देखिए, वैक्यूम ट्यूब का फिगर देखें, ट्रांजिस्टर ऐसा होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट को देखें, ये इस प्रकार का है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर हुए। ये देखिए ये ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत छोटा। इसके अलावा सिक्स जनरेशन का भी ऐसे ही, जो अब बहुत से लोग मानते हैं कि सिक्स जनरेशन में भी हम लोग हैं, बहुत से लोग फिफ्थ जनरेशन को ही सिक्स जनरेशन के रूप में मान रहे हैं। तो सिक्स जनरेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया हर कंप्यूटर, हर मोबाइल। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टाइम देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन का टाइम यहाँ भी देख सकते हैं, पहले भी देखे हैं।
फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1946 टू 1959, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन का टाइम 1959 टू 1965, थर्ड जनरेशन का टाइम 1965 टू 1971, फोर्थ जनरेशन का टाइम 1971 टू 1980 और फिफ्थ जनरेशन का टाइम 1980 टू प्रेजेंट। यानी देखिए इसमें कुछ डाटा चेंज होगा, आपका ईयर चेंज हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं, वो अप्रोक्स माना गया है। नेक्स्ट, इसमें दिखाया गया है कि कंप्यूटर का जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज, देखिए पहला देख सकते हैं यहाँ पे आप, बहुत बड़े एक रूम के आकार का कंप्यूटर होता था। फिर जैसे ही अगला जनरेशन आया आकार थोड़ा छोटा हुआ, और थर्ड जनरेशन में और छोटा हो गया, फोर्थ जनरेशन में और छोटा हो गया, और फिफ्थ में तो हाथ में भी आने लगा, मोबाइल के रूप में आने लगा। चला जाए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिनको इंग्लिश में देखना हो वो इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हिंदी का ही रूपांतरण इंग्लिश के फॉर्म में है, देख सकते हैं हल्का हल्का, यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट करके निकल जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी में इसका डिस्कशन कर चुके हैं अभी। अब कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग विभाजन करते हैं। इससे पहले अभी हम लोग देखे थे वो हार्डवेयर के आधार पर था, अब हम लोग देखते हैं उपयोग के आधार पर। देखिए उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसका डिटेल में अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं फिगर के रूप में। आप ऐसा देखेंगे गाड़ी, जब अपने अपने बाइक में देखे होंगे आप लोग, गाड़ियों में देखे होंगे, ये जो मीटर देखते हैं यही मीटर एनालॉग कंप्यूटर है। इसके अंदर जो स्पीड दूरी को बताता है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, ये आमतौर पर डिजिटल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिलने से बना हो, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चलिए हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई तथा चौड़ाई, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। देखिए सीधा सा बात यह है कि ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापता है, जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई मापता है, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। जैसे देखिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। घर तथा ऑफिस के कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में दिया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में दिया जाता है। असल में एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें डाटा, उसमें इनपुट जाता है और डायरेक्ट वो आउटपुट दिखा देता है, उसमें डाटा स्टोर नहीं रहता, फिर वो हट जाएगा, वो जब डाटा हट जाएगा दोबारा हम उसमें डालेंगे, चेक करेंगे तो दोबारा फिर आएगा, फिर वो हट जाएगा। यानी इनपुट डाटा जैसे उसमें डाला जाएगा वैसे ही वो दिखाएगा आउटपुट के रूप में, वो स्टोर करके डाटा के रूप में नहीं रहता। जैसे हम लोग अभी आगे देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं करता। देखिए क्या कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर जो आउटपुट सिग्नल को रिकॉर्ड करके नहीं रखता, बस सीधा ही हमारे सामने आउटपुट कर देता है। यानी जैसे उसमें इनपुट डाटा जाता है वो सीधा हमें आउटपुट के रूप में बदल देता है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं थर्मामीटर, तो थर्मामीटर देखेंगे, एक बार हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बता दिया, उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। अब आप सोचिए रिकॉर्ड करके वापस देखेंगे, वो नहीं देख सकते, फिर आपको चेक करना है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा उसका। यही एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण। चलिए और डिटेल में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होती। अभी हम लोग डिस्कस किए इसी का कि एनालॉग कंप्यूटर में कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब कि यह पहले वाले डाटा को स्टोर नहीं रखता। उदाहरण के लिए थर्मामीटर आप लोग देखेंगे, क्या पहले कोई डाटा रखता है स्टोर करके? नहीं, वो आपको तत्काल आपका अभी आपसे डाटा लेगा और तुरंत आपको आउटपुट के रूप में बता देगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। कोई डाटा स्टोर नहीं रखता। बुखार मापने के लिए थर्मामीटर काम में लिया जाता है। थर्मामीटर पहले वाले तापमान को स्टोर करके नहीं रखता, हर बार शुरू से बुखार मापता है।
क्या करता है वो देखिए, यहाँ थार्मोमीटर हर बार शुरू से ही स्टार्ट करेगा। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डाटा पर काम करने के लिए बनाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जो है एनालॉग डाटा पर काम करने के लिए बनाया जाता है। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा मतलब लगातार उसको डाटा चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए तो उसको डाटा देना होगा तब वो काम करेगा। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस रियल दिखाता है, जैसे जैसे इनपुट सिग्नल चेंज होगा आउटपुट भी चेंज होगा। जैसे आप अगर दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी चेंज होता जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे जैसे देखिए पेट्रोल पंप पे लगा हुआ मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। पेट्रोल पंप पे देखें, पेट्रोल पंप पे लगा रहता है वो भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं जो कि प्रकृति में निरंतर रूप से होते रहते हैं, जैसे हवा का चलना, पृथ्वी का हिलना, गर्म हवा का चलना, कार की स्पीड आदि। ये सब क्या एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। जब हम बोलकर कंप्यूटर में कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो यह भी एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। यानी बोलकर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ बोल के जो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है। आवाज़ भी क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। जो आवाज़ जो हम लोग आवाज़ दे रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि अभी हम जो दे रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। एनालॉग कंप्यूटर अगर देखा जाए तो रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, थोड़ा सस्ते होते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर का परिणाम सटीक नहीं होता। क्या सटीक होगा उसका, क्योंकि वो वेरिएबल इनपुट के हमेशा इनपुट वेरिएबल होता रहता है, चेंज करता रहेगा इनपुट, तो उसका डाटा भी चेंज होता रहता है। वही बोला कि एनालॉग कंप्यूटर का परिणाम सटीक नहीं होता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का परिणाम बिल्कुल एकदम सटीक होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो काम करते हैं वो सारे काम डिजिटल कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। जो जो काम एनालॉग कर सकते हैं वो डिजिटल नहीं कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण जैसे थार्मोमीटर, एनालॉग घड़ी, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, दूरी मापने के यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। यहाँ देखिए ओडोमीटर का फिगर दूरी मापा जा रहा है, जैसे जैसे इसमें दूरी बढ़ेगा ये डाटा चेंज होता चला जाएगा। वोल्टामीटर, ये देखिए यहाँ पे जो है वोल्टामीटर है। पेट्रोल पंप पे लगा मीटर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हुए। नेक्स्ट, अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग दुनिया भर में किया जाता है और यह एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। डिजिटल कंप्यूटर क्या एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक ऐसा मशीन है, यह उपकरण है जो किसी भी तरह का डाटा जानकारी को, किसी भी तरह का डेटा या जानकारी को मशीनी भाषा में बदलकर प्रोसेस करता है। इस उपकरण के माध्यम से हम कंप्यूटर में जब भी कुछ डाटा इनपुट करते हैं तो हमें ये कुछ सेकंड में ही के अंदर ही आउटपुट दे देता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करती है। यानी डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करती है, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो नंबर सिस्टम। बाइनरी के अंतर्गत दो आते हैं, 0 और 1 आते हैं, जिनमें दो अंक 0 और 1 कम होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ये पॉइंट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट होती है। एक बाइनरी डिजिट को एक बिट कहते हैं, एक बाइनरी डिजिट को एक बिट कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सूचनाओं को बिट्स के समूहों में दर्शाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के कुछ बेसिक उदाहरण जैसे देखिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। क्या क्या, एक इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। 3 भाग होते हैं डिजिटल के। जब भी यूजर सामान्य रूप से डिवाइस में डेटा टाइप करता है तो उसे इनपुट के रूप में जानते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है, यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा को परिभाषित सीक्वेंस का उपयोग करके डिवाइस के आंतरिक भाग में प्रोसेस करता है। और आउटपुट, जब डेटा पूरी प्रोसेस हो जाता है तो इनपुट के आधार पर आउटपुट परिणाम यूजर को दिखा देता है, ये आउटपुट होता है।
अब हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर कोई विशेष कार्य करने के उद्देश्य से बने होते हैं। कोई स्पेशल काम करने के उद्देश्य से हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया जाता है। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय और अनेक गुणों से युक्त होते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटरों को मिलाकर बनाया हुआ होता है। यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाने के बाद जो कंप्यूटर बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। आमतौर पर वैज्ञानिक एप्लीकेशंस, हवाई जहाज, बड़े उद्योगों और अस्पतालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मेडिकल क्षेत्रों में मौसम, अल्ट्रासाउंड मशीन, मॉनिटरिंग मशीन आदि सब में जो यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। अब हम लोग आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। आकार के आधार पर देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट आदि देख सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर आकार के आधार पर मेन 4 तरह के कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। माइक्रो नाम से ही समझ में आएगा, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटरों का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही हो गया। जैसे प्रोसेसर माइक्रो हुआ, यानी प्रोसेसर जैसे छोटा बना, वैसे ही कंप्यूटर भी छोटा बनना संभव हो सका। जो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो इसका मतलब माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सके, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनना संभव हो सका। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। हम लोग पार्ट 2 में माइक्रो कंप्यूटर को डिटेल में एक एक करके देखेंगे। खैर, यहाँ आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट और वर्क स्टेशन आदि आते हैं। अब मिनी कंप्यूटर को देखते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार में और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। आकार में भी और क्षमता में भी माइक्रो से बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। ठीक है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो बना था 1965 में। कब बना था? 1965 में तैयार किया गया। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जो फ्रिज होता है, जो हमारे घरों में जो फ्रिज यूज किया जाता है, उतना बड़ा का आकार का मिनी कंप्यूटर था। ठीक है। जहाँ एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वहीं पे क्या होता है, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू का यूज होता है। और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ अन्य एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम आकार की कंपनियां करती हैं। अब हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर ग्रुप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करती है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को एक साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक साथ कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। एक मेन कंप्यूटर का यूज किया जाता है और उससे कई अन्य कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। देखते हैं बड़े बड़े कंपनियों में एक साथ कई कई सैकड़ों यूजर लोग काम कर रहे होते हैं। वो इसी कंप्यूटर के कारण संभव हो सका। मेन फ्रेम कंप्यूटर में नोड डॉट जेएस देखिए, नोड डॉट जेएस एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है, नोड डॉट जेएस का। अब हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर।
व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों यानी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर सबकी तुलना में अत्यधिक बड़ा, सबकी तुलना में सबसे बड़ा होता है, अधिक संग्रहण क्षमता वाला, ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है, ज़्यादा क्षमता को संग्रह कर सकता है, ज़्यादा स्टोर कर सकता है और सबसे अधिक गति और सबसे तेज भी होता है। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। एक आम तौर पर जो यूज किया जाता है हम लोग जो उसके आकार के बराबर होता है एक सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। 1998 में भारत में सीडेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम परम 10,000 इस रखा गया। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। कितना? 1 खरब गणना, 1 सेकंड में 1 खरब से ज़्यादा गणना कर सकता है वो सुपर कंप्यूटर। और आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी नाम है। अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर अगर कंप्यूटर का देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया सामान्य उद्देश्य के आधार पर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो हम लोग देखते हैं सामान्य उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना हो, डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, दस्तावेजों को छापना हो, डाटाबेस बनाना हो। इन कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। इनमें जो सीपीयू होते हैं उनकी भी क्षमता थोड़ा कम होता है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इन सीपीयू की कार्य क्षमता इनकी सीपीयू की कार्य क्षमता कम होती है, इसलिए अलग से कोई अलग डिवाइस नहीं जोड़ सकते। इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम लोग विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे देखिए, इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उसके कार्य के अनुरूप होती है। जैसे जो काम के लिए बनाया गया है उस प्रकार का सीपीयू उसको बना के दिया जाता है। जैसे जिस कार्य के लिए कंप्यूटर को बनाया जाता है, अगर इन कंप्यूटर को एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। यानी जैसा ज़रूरत वैसा, जैसे संगीत संपादन करने के लिए एक स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर हो, या एटीएम में यूज किया जाने वाला कंप्यूटर हो, या अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाने वाला कंप्यूटर हो, ये सब विशेष स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर होता है। ये सब स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर कहलाते हैं। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र, उपग्रह संचालन, चिकित्सा के क्षेत्र, भौतिक रसायन, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, स्पेशल कैमरा हो गया, नेटवर्क हो गया, मोबाइल, स्पेशल मोबाइल आदि के, एरोप्लेन हो गया आदि के यूज में कहाँ क्या है, स्पेशल पर्पस यूज का कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं परीक्षा तथ्य सार। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। हम लोग इसको देखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग इसको याद भी कर लेंगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था किसका? ट्रांजिस्टर का। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, हर पॉइंट को याद कर लेंगे, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था किसने? किसने आविष्कार किया था? विलियम शॉकले। और ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ किया गया था? द्वितीय पीढ़ी के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई HLL। इनका विकास जो हुआ था वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। कब हुआ? कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किस पीढ़ी में हुआ? दूसरी पीढ़ी में हुआ है। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में आप देखेंगे मेमोरी के रूप में किसका? चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया।
एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था वो तीसरी पीढ़ी में। कब किया गया? तीसरी पीढ़ी में। एकीकृत परिपथ का आविष्कार जो किया था किसने किया था, यानी आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने। किसने किया? जैक किल्बी ने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या किया गया था? उच्च स्तरीय भाषा का। तीसरी पीढ़ी के रूप में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज का। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ ऑनलाइन सिस्टम का। तीसरी पीढ़ी में ऑनलाइन सिस्टम का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। आगे देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया एकल चिप में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एकल चिप में ही समाहित कर लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा गया कहाँ से? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर आया है। जब से माइक्रो प्रोसेसर आया तब से कंप्यूटर माइक्रो होने लगा, यानी छोटा आकार का भी बना दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का पहली बार जो उपयोग किया गया था वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये क्वेश्चन। MS DOS का उपयोग पहली बार कब हुआ? किस पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर जो भारत का पहला प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर क्या? परम कंप्यूटर, यानी भारत का अपना सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर परम है। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण को संदर्भित करता है वो डिजिटलीकरण शब्द। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था किसने? बनाया था क्रे ने। किसने बनाया जगुआर सुपर कंप्यूटर? क्रे ने। कहाँ की कंपनी है ये क्रे? ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का? अमेरिका का। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो HEC 2M है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था 1956 में। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वहाँ पे ये इसका डिस्कशन किया गया है। वर्ष 1976 ईस्वी में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? K1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।